हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सबको पता है, एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, ज़ोरों शोरों से तैयारी आप कर रहे होंगे और टाइम टू टाइम आपको नई नई क्लासेस भी मिल रही होंगी। आपका जो काम है, बस आपको डेली पढ़ना है और जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बात करूं, कोर्स कोड आपका हिंदी का है BHDC 104। जो भी हिंदी जिन्होंने भी ये कोर्स कोड लिया होगा, आधुनिक हिंदी कविता। कविता आसान भाषा में बोलूँ तो पोएम, जो स्कूल टाइम में आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, ये उस टाइम में जो आपका जो हिंदी का जो टाइम पीरियड है उसे कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। वो पार्ट्स आप पूरे सब्जेक्ट के अंदर देखते हो और इसी से क्वेश्चन बनते हैं किस युग की क्या खास बात थी। जैसे मैं बात करूँ यहाँ से बेसिक एक थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। इसमें आप पढ़ोगे युग, ठीक है, और इसमें आप पढ़ोगे टाइम पीरियड और इसमें आप पढ़ोगे विशेषताएं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इन तीन चीज़ों से बाहर नहीं बनने वाला आपकी पूरी क्लास में। बस इनके आगे पीछे ही आपका पूरा पेपर घूमेगा। चलिए, पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, भारतेंदु युग का काव्य परिचय। भारतेंदु जी के बारे में आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। हिंदी के जाने माने ये अपने कवि हैं हमारे। ठीक, तो इनके युग की क्या क्या खासियत थी, अब ये मान के चलिए हिंदी में इनके नाम पर ही काल का विभाजन किया गया है, तो अपने आप में कितनी महान शख्सियत रही होगी। क्योंकि हर देखो, राइटर तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन जो युग का नाम हुआ है वो भारतेंदु युग पड़ा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आपने पढ़ा होगा, उनके युग पे भी नाम पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट पॉइंट बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, भारतेंदु युग का अगर टाइम पीरियड जो है 1868 से लेकर 1885 हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड है। देखो, पहली लाइन में ये आपको क्लियर हो गया, अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है हिंदी साहित्य के लिए। इस युग में हिंदी साहित्य में नवीनता, विविधता और प्रगति देखने को मिली। मतलब ये ऐसा टाइम चल रहा था जो हिंदी साहित्य जो है उसमें काफ़ी तरक्की देखने को मिली। उसमें नए नए आइडियाज़ को, मतलब नए नए विचारों को एक्सेप्ट किया गया और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें हिंदी युग का, मतलब इस युग का सूर्य कहा जाता है। जैसे सूर्य आपको पता है पूरी की पूरी धरती को रोशन करता है, चमकाता है, ऐसे ही इन्होंने जो काम किए इस सेक्टर के अंदर, इस युग के अंदर, वो अपने आप में ही जाने माने थे। इन्हीं का नाम पूरा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भारतेंदु और हरिश्चंद्र अलग अलग लोग हैं क्या, नहीं। पॉइंट नंबर 2 आता है, इनके युग की क्या क्या विशेषताएं थी। अब पेपर में खाली युग तो बताने से काम नहीं चलेगा कि ये भारतेंदु युग है। इनके युग की क्या क्या क्वालिटी थी, पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, जैसे इस युग में ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली, अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये सबसे जरूरी होता है। इस युग में जो चीजें लिखी जा रही थी वो किस भाषा में लिखी जा रही थी, तो आपको ये जरूर याद रखनी है। अगर ये गलत कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रज भाषा और अवधी, चाहे तुम दो ही लिख लेना, मैं यूँ नहीं कह रहा कि चारों लिख देना, ब्रज भाषा लिख देना, अवधी लिख देना, ये दो ही लिख देना, लेकिन ऐसी कोई भाषा मत लिख देना जो इस युग में जिसपे ऊपर काम ही नहीं हुआ। अब कंटेंट की बात करूं तो राष्ट्रीय प्रेम, इनके टाइम में जो भी चीजें लिखी गई देशभक्ति के ऊपर, राष्ट्रीय भावना के ऊपर, उन चीजों पर जोर रहा लोगों का, उस समय के राइटरों का, जो चीजें यहाँ पर हुई। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, सामाजिक सुधार, समाज में बुराइयां कोई अब नहीं आई। ये जब से हमारा समाज बना है, जब से शायद ये धरती बसी है, जब से इंसान इस पे आए हैं, बुराइयां भी उनके साथ ही आ गई थी। तो इस युग में भी सामाजिक सुधार के ऊपर काम हुआ। सामाजिक सुधार जैसे अंधविश्वास, रूढ़ी, कुरीतियां, अंधविश्वास, लाइक वो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, है ना, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, एंड शनिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, है ना। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी लड़की से शादी हुई और वो एक्सपायर हो गया, उसका दोष उस पर देना। तो ये अंधविश्वास जो जिनका कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इनको रोकने के लिए काम किया गया इस पे। श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया। यहाँ पर जो श्रृंगार वर्ड आ रहा है, इंग्लिश में बात करूं मेकअप, तो हिंदी में इसको अलग ही चीज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये एक जो हमारे राइटर्स होते हैं उनके एक टूल की तरह वर्क करता है। भक्ति भावना से ओतप्रोत, मतलब यहाँ पर जो आपके जितने भी हमारे भक्ति वगैरह, ईश्वर वगैरह के प्रति भी साहित्य रचना हुई, उनके लिए भी। ठीक, तो कुल मिलाकर आपने जो ये पॉइंट जाने, ये चार पॉइंट या 5 पॉइंट है, इनमें से आप 3 भी लिख देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। मतलब जो विषय वस्तु था उनका कंटेंट क्या था। पॉइंट नंबर 1 राष्ट्रीय प्रेम, पॉइंट नंबर 2 सामाजिक सुधार, पॉइंट नंबर 3 भक्ति, और पॉइंट नंबर 4 की बात करूं तो श्रृंगार। ये 4 पॉइंट आपको लिखने के भारतेंदु का जो युग था उसमें इन 4 चीजों के ऊपर मैक्सिमम आपका कंटेंट बना, रचनाएं बनी, कविताएं बनी, कहानी बनी, एकांकी बनी। क्लियर। चलिए, पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन भारतेंदु युग का मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा इस क्लास को देख रहा होगा, 1 बार, 2 बार,
3 बार, 3 बार ये क्वेश्चन आया आपका, तो पूरा इसे आंखें जमा लेना इस पे और ध्यान से इस क्लास को आपको पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। अब तुम में से कुछ लोगों को लगेगा सर इस युग का नाम है भारतेंदु युग रखा गया है, क्या सारी की सारी चीजें भारतेंदु युग नहीं, भारतेंदु जी नहीं करी थी? नहीं, उनका युग इसलिए कहा गया, देखो कोई भी व्यक्ति होता है, अब जैसे एक हमारा रोड है शेरशाह सूरी मार्ग, उस रोड का नाम रख दिया गया, इसका मतलब ये थोड़ी है पूरा रोड उन्होंने ही बनाया है, उस समय उनका कोई शासन रहा होगा, उस समय उनकी कोई व्यवस्था रही होगी, इसलिए अपना नाम उन्होंने दिया। तो भारतेंदु जी का नाम का मतलब ये नहीं कि सब उन्होंने ही लिखा, इस टाइम के कुछ फेमस हमारे राइटर थे, प्रताप नारायण, इंद्रधनुष, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब तुम्हें 2 या 3 तो लिखने ही पड़ेंगे, तुम सोच रहे हो एक भी याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आपका पक्का गलत होगा, तो इनमें से कोई भी दो, जैसे कि आपका जयशंकर प्रसाद आप लिख देना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम इनका भी पढ़ोगे, इनके नाम पे भी पूरा का पूरा युग बसा हुआ है। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो द्विवेदी युग के नाम से आता है, और बच्चे उसे छोड़ के आ जाते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी अलग अलग हैं, नहीं, ये सेम ही व्यक्ति हैं। ठीक, अब लास्ट में जो आपका मैं पुट ऑन करना चाहूंगा, भारतेंदु युग का महत्व क्या है, जैसे कि देखो पहले ही मैंने क्लियर करा दिया था, मॉडर्न चीजों के ऊपर, आधुनिक चीजों के ऊपर काम हुआ, राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक बुराइयों को रोकना, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस युग के। यहाँ पर आपको वही मिलेगा, विविधता, प्रगति। और अब तुम बताओ, इस काल को यूं कहा गया है उगते हुए सूरज का काल। तो सूरज जिस प्रकार पूरी दुनिया को, पूरे जग को रोशन करता है, तो भारतेंदु युग में भी ऐसे ऐसे काम हुए जिसने हिंदी साहित्य में या हिंदी में 4 चांद लगाने का काम किया। चलिए, पॉइंट नंबर 1 एकदम बेस्ट तरीके से मैंने करवाया आपको और ये क्लियर होगा। और इनके कुछ फेमस चीजें भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, तुम सबने सुना होगा, सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु जी के द्वारा लिखी गई कुछ चीजें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द्विवेदी युग। अब बच्चे इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि द्विवेदी युग उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, जबकि ये कुछ भी नहीं है, ये महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का लास्ट का नाम लिया गया है। जैसे आप अपने नाम के आगे कुछ लगाते होंगे, फॉर एग्जांपल आकाश सिंह है ना, एंड अजय कुमार है ना, आयुष सक्सेना, रवि प्रजापति, तो ये लास्ट का जो वर्ड होता है, जैसे उनका द्विवेदी जी लगा हुआ था, उसी के ऊपर युग है। लेकिन बच्चे सोचते हैं ये कौन से राइटर है, इनके बारे में पता ही नहीं होता और क्वेश्चन पूरा छोड़ के आ जाते हैं। द्विवेदी युग का जो कार्यकाल रहा 1900 से 1935, प्रमुख कवि और उनकी विशेषता है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें नाम मिलेगा। ठीक है, द्विवेदी युग जिसे आचार्य युग, इस युग का अगर पेपर में आपसे पूछ ले आचार्य युग, तो भी बच्चे वहां पर हाथ पैर एकदम खाली कर देगा कि भाई आचार्य युग कौन सा था, जबकि इसी युग का ये नाम है। आचार्य युग के नाम से जाना जाता है, हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण कालखंड है। इस युग की समय सीमा आपने देख ली और इसका नामकरण महावीर, दोबारा देखो कलर भी चेंज कर देता हूं जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था, इसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ। और देखो इन्हीं के लास्ट वर्ड ले रखा है ना द्विवेदी, बस ये लास्ट वर्ड के चक्कर में लास्ट हो जाते हो आप एग्जाम में, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, नाम पर रखा गया इन्हीं के नाम पर। अब आ जाओ, जैसे भारतेंदु युग की कुछ विशेषताएं पड़ी थी, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, इस युग की भी कुछ विशेषताएं। जैसे भाषा की बात करूं, उसमें याद रखना कौन कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी, ठीक, और अंग्रेजी थी। इसकी बात करूं, कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में याद रहेंगी आपको और आप छापोगे। खड़ी बोली इस युग में भी है, हिंदी साहित्य को भाषा के रूप में स्थापित किया। और इनका कंटेंट क्या था, जैसे वहां की बात करूं, तुम भूल गए होगे, मैं नहीं भूला, उन्होंने ज्यादातर क्या सामाजिक बुराइयों को रोका, ठीक है, और उसके ऊपर आपके ईश्वर के प्रति ज्यादातर आपकी रचनाएं हुई। और उसके अलावा देश प्रेम की, राष्ट्रीय भावना की, देखो कुछ कॉमन पॉइंट यहाँ पर उठाऊंगा जो पेपर में तुम्हें आसानी होगी। राष्ट्रीय भावना भारतेंदु युग में भी थी और द्विवेदी युग में भी कॉमन है। सामाजिक सुधार भारतेंदु युग में भी था और द्विवेदी युग में भी है। उसके बाद नीति शिक्षा, ये नया है, भावनात्मक ये भी नया है। और उसके बाद प्रकृति चित्रण, ये 2 पॉइंट नंबर 4 की बात करूं आपको, 4 और 5, ये 2 चीज आपको नहीं मिलने वाली हैं। बाकी 2 की बात करूं तो एज इट इज आपकी भारतेंदु युग वाली चीजें भी द्विवेदी युग में कॉपी लगभग की गई। ठीक है, शैली की बात करूं, आसान भाषा में, सहज में, प्रभावशील भाषा में, गद्य और पद, ये 2 विधाएं होती हैं आपकी। अगर स्कूल टाइम में आपने थोड़ी सी भी ग्रामर पढ़ी होगी तो मैं नहीं डरना, क्वेश्चन नहीं आएगा गद्य और पद क्या होता है, मेरा काम है आपको समझाना। तो आपको ये याद रखना है, द्विवेदी युग का टाइम 1900 से 1935, ठीक है,
और क्वेश्चन आएगा इनके इनके ना इनको ही आज इस युग को आचार्य युग के नाम से जाना जाता है। भाषा की बात करूं तो खड़ी बोली, और उसके बाद जो पॉइंट मैंने आपको बताए 5 पॉइंट बताए 3 पेपर में लिख देना। इस चीज़ के अंदर ज़्यादातर चीज़ें लिखी गई है ना। लिखोगे क्या तो उसकी कोई लाइन होती है कि इस बारे में लिखूंगा। और महावीर प्रसाद के जैसे मैंने वहाँ पर आपको भारतेंदु ये कंपेयर में करता हुआ इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब जैसे इनका युग है द्विवेदी युग, तो बच्चों के मन में चलेगा कि सारा का सारा काम महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं किया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे राइटर होते हैं, मैंने आपको कहा था हमारे देश में मतलब इतने सारे फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन कुछ का नाम ही इतिहास में क्यों रखा गया है, कुछ के दिन को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखो उसके पीछे के लॉजिक जानने की कोशिश करोगे तो ना तो पेपर में आने वाले ना आपके किसी काम के। फिर भी सवाल बनता है कि सबका योगदान जब बराबर था तो कोई स्पेशल क्यों। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के टाइम में भी जो आपके फेमस रहे जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पदम सिंह शर्मा, हरिओत, शिव प्रसाद सहाय। ये स्कूल टाइम में मैं बताऊँ, ये स्कूल टाइम में देखो इनके द्वारा आपने पढ़ा होगा। रामधारी सिंह दिनकर स्कूल टाइम के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद ये तो स्कूल टाइम के सारे मुझे अभी भी याद हैं। ठीक है, ये आपको राइटर लिखने, और बाकी इनकी कुछ रचनाएं आगे लिखी हुई हैं इन्होंने। जयशंकर प्रसाद ने से कामयानी लिखा, आंसू लिखा, चित्रदाल लिखा। अब ये सब तुम्हें याद नहीं करने, मैं आपसे बता रहा हूँ बस 3 राइटर याद करना। जयशंकर प्रसाद जो भी आपको आसान लगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उनका 1 या 2 आपको रचनाएं याद कर लेनी है। भाई 20 नंबर चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। रटो खाओ पियो लिखो, चाहे कैसे भी याद करो, अगर पेपर में लिखना है तो करना ही पड़ेगा। इस युग के प्रमुख कवि आपने देखे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब द्विवेदी युग का महत्व, जैसे इस युग का भी अपने आप में महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है वो जानते हैं। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का स्थापन, जबकि उस वाली में बात करूं भारतेंदु युग में खड़ी बोली भी थी, अंग्रेजी भी थी। ठीक है, और सरल और सहज भाषा का यूज किया गया था। जैसे कि यहाँ पर आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव देखो, ये मॉडर्न साहित्य, मॉडर्न आपका लिटरेचर पे काम किया है, ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग 2 ही युग में सबसे ज्यादा और अच्छा किया गया है, इसीलिए इनको युगों के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, इनमें भी राष्ट्रीय चेतना और साहित्य शैली। राष्ट्रीय चेतना, द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की बात की, और यही आपको भारतेंदु युग में मिलती है। इस युग में गद्य क्या क्या रचना हुई, गद्य, पद्य, नाटक, आलोचना आदि की रचना हुई। तो यूं मान के चलो, आसान भाषा में देखो मैं आपसे कहूँ, क्योंकि दिक्कत होने वाली है आपको इसे याद करने में, भारतेंदु जी और ये जो हमारे द्विवेदी जी हैं, दोनों की लगभग 70% चीज़ें कॉमन है। पेपर में अगर एक दोनों ही आने वाले हैं, आपको लगे कभी एक आएगा एक नहीं आएगा, तो दोनों को साथ में रख के पढ़ोगे बहुत जल्दी याद होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैथिली शरण गुप्त, इनके बारे में भी लगभग या तो आपको शॉर्ट नोट्स आएगा या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये जो भी आपको बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे, आप खुद बताओगे कि हाँ आए नहीं। मैथिली शरण गुप्त कौन थे, क्या इनका योगदान रहा। मैथिली शरण गुप्त जिन्हें दद्दा के नाम से भी जाना जाता है, ये उपनाम होता है। उपनाम जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा उपनाम क्या होता है ना। उपनाम जैसे कि तुम्हारा स्कूल का नाम अलग होगा, घर पे तुम्हें प्यार के नाम से जाना जाता है, चलो वो भी छोड़ो, दोस्तों ने कुछ स्पेशल नाम रखा होगा, तो यही होता है उपनाम। ठीक है, तो इनका मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा भी कहा जाता है। पेपर में दद्दा आ गया तो तुम सबका दद्दा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा दद्दा कौन है। मैथिली शरण गुप्त का ही नाम दद्दा है के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के एक प्रमुख थे, उनकी रचनाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को प्रबल भाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब उनके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दिए गए, जैसे भारत भारती, साकेत, द्वारका, वंदे मातरम, जय हिंद। तो जितने आपको टाइटल दिख रहे हैं, जो थोड़ा सा भी बच्चा दिमाग लगाएगा, सारे के सारे आपको एकदम फ्रीडम फाइटर वाले लग रहे हैं। नाम से ही झलक रहा है कि ये किससे कनेक्टेड है। भारत भारती देखो, यह महाकाव्य भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को दिखाता है। साकेत, इस महाकाव्य में राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न के चरित्र के माध्यम से कर्तव्य, आपकी ड्यूटीज, त्याग और देशभक्ति। द्वारका, इस महाकाव्य में भगवान कृष्ण के जीवन और उनके द्वारा स्थापित राष्ट्र को बताया गया। वंदे मातरम, यह गीत भारत माता के प्रति गहन प्रेम है। ठीक है, और जय हिंद। तो मैक्सिमम चीजें आपने देखी मैथिली शरण गुप्त में, जितनी भी चीजें उन्होंने लिखी पूरी की पूरी आपकी लाइक एक पैट्रियट व्यक्ति या देशभक्त या राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत चीजों के बारे में मैक्सिमम इन्होंने चीजें लिखी हैं। तुम्हें अगर वैसे भी याद ना हो तो देखना, भारत भारती, द्वारका, वंदे मातरम, जय हिंद, ये 3 चीज तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि बिल्कुल हाँ फ्रीडम फाइटर वाली। तो ये 3 भी तुम पेपर में लिख दोगे
तो आपको आराम से याद हो जाएंगी। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो। बात करूं मैथिली शरण गुप्त की देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की कुछ विशेषताएं थी, क्या क्या विशेषताएं थी अब वो देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, वीर रस, सरल भाषा और सांस्कृतिक गौरव। पॉइंट नंबर 1, उनकी रचनाओं में हमेशा एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। जैसे तुम सबके अंदर है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, वो बात अलग है, आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, है ना, 10-15 दिन पहले ही आप आते हो, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हर बच्चा लेकर चलता है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। वीर रस का प्रयोग करके उन्होंने वीरता, देखो हिंदी में कुछ रस होते हैं, श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, इस रस के नाम में ही इसका टाइटल छुपा हुआ है। वीर मतलब बहादुर, है ना, आप एक सोल्जर से कंपेयर कर सकते हो। तो वीर रस में ज्यादातर ऐसी रचनाएं मिलती हैं आपको, इसमें साहस, त्याग, बलिदान की बातें लिखी जाती हैं। भाषा की बात करें, सरल भाषा, बोधगम्य है, जिसने उनकी रचनाओं को सभी पाठकों तक सकती है। गौरव, सांस्कृतिक गौरव, उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, जैसे अभी ऊपर टाइटल पढ़े थे आपने, वंदे मातरम, भारत भारती एंड आपका जय हिंद, तो ये सारी की सारी आपने देखी चीजें मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक, तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचेगा, क्लास बेहद छोटी है लेकिन बहुत बड़े बड़े एग्जाम आपके यहीं से जो आप करने जा रहे हो आपको पास करवाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम है, निराला आ जाएगा पेपर में तो कभी निराले मत हो जाना, क्योंकि ये हिंदी का सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें नाम हमेशा ऐसे ही दिए जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद युग के, अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती कर देंगे, तुम में से कोई बोले ये द्विवेदी युग है, भारत हिंदी युग है, ठीक है, ये कौन सा युग है, छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक थे। स्तंभ मतलब होता है आपका पोल, ठीक है, जो घर में आपके बीम लगे हुए, स्तंभ में से एक थे। इन्होंने क्या क्या लिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के बारे में विभिन्न विद्याओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ऐसा नहीं है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला खाली कविता ही कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, एकांकी लिखेंगे, नहीं, अपने आप में ही मल्टी टैलेंटेड आपको दिख गया होगा। कविता भी लिखी, निबंध भी लिखे, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे। अब आ जाओ निराला जी की कुछ प्रमुख कृतियां जो जानी जाती हैं। एक तो गीतिका, बेला और अर्चना। गीतिका क्या है, ये निराला जी का सबसे प्रसिद्ध मतलब सबसे फेमस, जैसे एल्बम निकालते हैं ना सिंगर, तो गीतिका इनकी फेमस एल्बम के नाम से तुम जान लो, जिसमें गीतिका तुलसीदास राम की शक्ति पूजा, अनामिका आदि रचनाएं शामिल है। तो गीतिका इनका सबसे फेमस एल्बम है, किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। बेला की बात करूं, इस काव्य संग्रह में आंसू और विधवा, कुकुरमुत्ता, बादल, गरम पकौड़ी आदि रचनाएं शामिल है। अर्चना की बात करूं, काव्य संग्रह में अर्चना, गीत और गीतिका शामिल है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जैसे कि थोड़ा सा आपको पढ़ाया। पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, अपने आप में ही मल्टी टैलेंटेड, थोड़े ऐसे वर्ड यूज करूंगा जो तुम्हें याद हो, कविता लिखी, निबंध लिखे, नाटक लिखी, कहानी लिखी। ठीक है, उसके बाद बात करूं, जैसे मैंने इनकी फेमस एल्बम, इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, तो उसको याद करोगे आप ऐसे, GVA, गीतिका, बेला, अर्चना। कुछ अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ ऐसे, क्योंकि पेपर में याद होने वाली नहीं है तुम्हें ये आसानी से, 1 दिन का समय है। ठीक है, और कोशिश करें पुरानी जो हमारी प्लेलिस्ट है उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसमें और डिटेल में चीज़ों को समझाया गया है। हमेशा नई क्लास की डिमांड करने से कुछ नहीं होता, पुरानी को भी देखें। अब इन्होंने जो लिखी, जैसे गद्य में क्या क्या लिखा, अणिमा, आत्मचरिता, निराला की समालोचना। तुम इन्हें छोड़ भी दो, खैर गद्य वाला जो बच्चा ऐसे कहते हैं कि 20 नंबर है, 20 नंबर कहाँ से मिलेंगे, इन्हीं के लिए थोड़े पेज ऐड करने लगे हैं अब हम। ठीक है, काम की बात पे आते हैं। निराला जी और नवजागरण। निराला जी हिंदी साहित्य में नवजागरण के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों, तो भाई मैक्सिमम आप लोग देख रहे हो, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने नारी सशक्तिकरण, जो आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से तुम कहते हो ना, अब तुम सोचो कितने पुराने लोग हैं, उस समय से वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है और अब तक वो पूरा नहीं हो पाया, तो अपने आप में कितनी शर्म की बात है। शिक्षा के महत्व, सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर लिखा। निराला जी की भाषा अत्यंत शक्तिशाली और संगीत में है। उन्होंने छायावाद की शैली को नया आयाम दिया। अगर शक्तिशाली नहीं होती तो पेपर में क्वेश्चन ही क्यों नहीं आता, सिंपल बात है। ठीक है, गिने चुने ही कवि आ रहे हैं यहाँ पर। निराला जी का काव्य, निराला जी का काव्य भावनाओं और कल्पनाओं से अद्भुत मिश्रण है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार, जैसे मैंने आपको रस बताए थे अभी, वीर रस,
करुण, रौद्र आदि सभी रसों का समावेश है। उन्होंने प्रकृति का मनोरम चित्रण भी किया। निराला जी की भाषा अत्यंत समृद्ध, व्यंजक। उन्होंने हिंदी साहित्य को नए शब्दों और मुहावरों से समृद्ध किया। मतलब इनकी जो मैक्सिमम रचनाएं होती थी उनमें नए नए मुहावरे, नए नए शब्दों से इन्होंने हिंदी को जो है परिपूर्ण किया। ठीक, निराला जी, आपने निराला जी के बारे में चीजें जानी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर जो आपका 5 है या क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा। तुम्हें याद है ये, पता नहीं स्कूल टाइम में भी हमने पढ़े, ममता कालिया हो गई, महादेवी वर्मा हो गई। चलिए अब बात करें महादेवी वर्मा, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। कौन है ये महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मीरा कृष्ण प्रेमी सब जानते होंगे, है ना, गाना भी सुना होगा। लेकिन इन्हें किसका मीरा, इन्हें टाइटल जो मिला किसका मिला, हिंदी साहित्य के अंदर इन्हें मिला मीरा टाइटल। ठीक है, महादेवी वर्मा जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा के नाम से जाना जाता है, हिंदी साहित्य की अग्रणी कवित्री और लेखिका थी। उन्होंने छायावाद युग में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अभी निराला जी भी तुमने देखा था, कौन सा युग था, छायावाद। तो युग सबके याद रखना, कभी किसी को भारतेंदु युग में डाल दो, किसी को द्विवेदी युग में डाल दो, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और 0 नंबर मिल जाएंगे। महादेवी जी के काव्य सौंदर्य के प्रमुख विशेषताएं, तो मैं ये 2-3 लाइन तो अभी मैं बताऊंगा क्लास के एंड में। अनुभूति प्रधानता, विषय वस्तु विविधता, भाषा की मधुरता, प्रतीकात्मकता, छायावादी शैली। अब समझते हैं पॉइंटों में। अनुभूति प्रधानता, महादेवी जी की रचनाओं में भावनाओं और अनुभूतियों की तीव्रता देखने को मिलती है। उनकी कविताएं हृदय स्पर्शी और मन को छू लेने वाली, मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी होती है ना, मूवीज वगैरह देखते हो आप, रोने लग जाते हो, ऐसा लगता है कि मैं उसके अंदर ही चला गया। तो महादेवी वर्मा की कलम में ऐसा जादू था पूरा, जैसे वो मूवीज नहीं कहते उसे, आई थिंक 3D मूवीज, चश्मा लगा के देखते हैं वहीं पे चले गए, ऐसा फील कराती हैं इनकी चीजें। ठीक, विषय वस्तु की विविधता, इन्होंने भी जो काम किया, प्रेम, श्रृंगार, वेदना, करुणा, प्रकृति, इन पर इन्होंने काम किया। भाषा की बात करें, महादेवी जी की भाषा कौन सी थी, इनकी सिंपल, सहज और मधुर। उनके शब्दों में संगीतमयता और लयबद्धता होती थी, मतलब राइमिंग में चलती थी। ठीक है, उसके बाद करूं पॉइंट नंबर 4 की, प्रतीकात्मकता। उन्होंने प्रतीकों का प्रभावशाली प्रयोग किया। उनकी रचनाओं को अधिक गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो आपके लिए लिखा हुआ है मैंने, तो महादेवी वर्मा के बारे में अच्छे से आपको चीजें करनी है। ठीक, और क्वेश्चन इनके बारे में लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसी के साथ बात करूं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। अब इनके नाम के आगे पेपर में वर्मा ना आए तो छोड़ मत देना। इन्होंने जो फेमस इनकी निर्जा, यामा, दीपशिखा, स्मरण और आंसू, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। निर्जा में इन्होंने ये महादेवी जी वर्मा का पहला कविता संग्रह है, जैसे मैंने आपको एल्बम वाला एग्जाम्पल दिया था, निर्जा पहला है, जिसमें इन्होंने नेचर के बारे में, लव के बारे में और जब बिछड़ते हैं वेदना के भावों का चित्रण किया। यामा की बात करूं, ये महादेवी जी का दूसरा कविता संग्रह है। ये संग्रह मतलब ये पूरी का पूरा एक एल्बम टाइप होता है, इसके अंदर कई सारी कविताएं होती हैं जिनमें मृत्यु और जीवन के रहस्यों पर गहन किया। यामा है ना, ऐसे याद कर सकते हो, यामा से यमराज, तो उन्होंने मृत्यु और जीवन के रहस्यों के बारे में जो चीजें बताई ऐसे बताई। दीपशिखा, ये महादेवी जी का तीसरा कविता संग्रह है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें इन्होंने आध्यात्मिकता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताया। स्मरण, ये महादेवी जी का चौथा, जिसमें स्मृतियों, अनुभवों, तो आपको कोई भी 2 या 3 याद कर लेने। इसके अलावा महादेवी जी ने हिंदी साहित्य को स्त्री संवेदना की नई दिशा प्रदान की। नहीं तो आपको पता है मैक्सिमम जो अभी तक तुमने राइटर पढ़े तुम्हें पूरी क्लास में दिख जाएगा, ज़्यादातर मेल्स थे, फीमेल्स के नाम मैंने खुद तुम्हें दिखाया, ऐसी बात नहीं है मैंने ऐड करें, जो कंटेंट अवेलेबल है वही है। अभी तुम्हें एक हमारी दिखाई दूंगी देवी, महादेवी नाम में भी लगा हुआ है। तो महादेवी जी ने हिंदी साहित्य को स्त्री संवेदना की नई दिशा दी। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्रियों के मन के अंतर्गत, मतलब एक जो लेडीज होती है उनके अंदर क्या क्या संघर्ष चलते हैं, क्या क्या उनकी फीलिंग्स होती है, क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको सटीकता से जाना। कहते नहीं है कि एक हम कितने भी अच्छे बेटे बन जाए, कितने भी अच्छे बन जाए, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक लेडीज से ही समझा सकती है, एक जेंट्स को ही बता सकता है। तो इन चीज़ों को महादेवी वर्मा ने जाना। ठीक है, महादेवी जी के काव्यों में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और आज भी पाठकों के लिए प्रेरणा देती रहती है ये चीज़ें। तो लगभग आपने 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इस सिंगल क्लास में जाने, और इसके बाद आपको कोई भी क्लास नहीं मिलने वाली है। अब कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। जैसे सबसे पहले मान के चलिए कोई भी चीज़ आपकी आएगी, क्वेश्चन जो बनेगा ऐसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए
महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो सिंपल जो मैं आपको बताऊंगा, पहले देना थोड़ा इंट्रो, उसके बाद क्या बताना है, इनकी रचनाएं, रचना के बाद बतानी है विशेषताएं, पेपर में लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बताना है भाई किस युग की थी ये, युग बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी आपको लगता है थोड़ा सा लाइक भाषा वगैरह के बारे में थोड़ी बता देना, कैसी भाषा रही, सहज रही, साधारण रही। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, पूरे नंबर मिलने के चांसेस है, ब्लैक पेन से या उसे अलग से दिखाएं करके, जब आपका पेपर ठीक ठाक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।